नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बेसिक्स की शुरुआत कीजिए, टॉपिक वाइज शुरुआत कीजिए ताकि हम लोग शुरू से पढ़ पाएँ चीज़ें। तो आज अरिथमेटिक की शुरुआत हमने की है और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर हमने शुरुआत किया है वो है एवरेज एंड एलिगेशन। एवरेज एंड एलिगेशन के बेसिक्स की बात करेंगे हम लोग इस पार्ट में। आप लोगों ने दोनों चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, पहले एवरेज अलग एलिगेशन अलग। हम लोग यहाँ साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि एलिगेशन का एग्जिस्टेंस विदाउट एवरेज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक डिफिनेशंस जान लें, क्या है एवरेज और क्या है एलिगेशन। एलिगेशन की बात करें हम लोग, एलिगेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी समस्या का समाधान चीज़ों को मिक्स करके निकाला जाता है। एलिगेशन इज ए प्रोसेस इन विच सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग क्वांटिटीज। आप इसे बता सकते हैं ये मिश्रण है या मिश्रण की क्रिया है। ये एवरेज से कैसे रिलेटेड है या कैसे इसका एग्जिस्टेंस एवरेज के बिना नहीं है, ये आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये जाने एवरेज क्या है। एवरेज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मीन, माध्य के नाम से, है ना। एवरेज क्या है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हिंदी में हम लोग इसे बोलें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? तो अगर कोई भी डाटा सेट हमारे पास दिया हुआ है, आंकड़ों को एक जगह एकत्रित किया गया है, जैसे इस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की बात की जाए और उनके आयु को एकत्रित किया जाए, उनकी जो आयु है वही हमारे लिए आंकड़े हैं। तो अगर हम बात करें कि किस आयु वर्ग के बच्चे इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, उसे बताने के लिए, या औसतन किस आयु के लड़के हैं इस कक्षा में, उसे बताने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे चीज़ें, वही मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक समरी स्टैटिक होता है किसी भी डाटा सेट का, जो कि डिनोट करता है कि डाटा सेट के प्रत्येक ऑब्जर्वेशन किस वैल्यू के पास जमा है। वो जो वैल्यू है वही वैल्यू होता है उस सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट। Measurement of central tendency is a summary static that represents the central point of a data set and it indicates that where most values in a observation fall and also referred as the central location of the distribution। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट किन किन तरीकों से होता है, तो ये तीन तरीके जो हम लोग जानते हैं, मीन, मीडियन और मोड। माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक और चीज होता है रेंज, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, परास। ये सब चीज़ें क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। बाकी इन तीनों के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में। हम लोगों का जो उद्देश्य है पढ़ना वो है मीन को, ठीक, माध्य को पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग जाने माध्य क्या है। इसे मिटा दे रहे हैं, अगर किन्हीं को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। मीन क्या है? मीन आप बोल सकते हैं सिंपली, इसको जो हम लोग बताते हैं, सिंपली इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सारे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, उसी को हम लोग मीन बोलते हैं। ठीक, मीडियन क्या है? माध्यिका। मीडियन एक मिडिल वैल्यू हो सकता है किसी भी डाटा सेट का, जो क्या करता है, विच सेपरेट्स the higher half from the lower half। आंकड़ों को अगर हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो आधे सबसे ज़्यादा है और जो आधे सबसे कम है, उनको अलग अलग करने वाला जो मिडिल वैल्यू होगा वो मीडियन होगा। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तीसरी चीज जो हम लोग देख रहे हैं, मोड। मोड क्या है? बहुलक। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू,
सबसे ज़्यादा बार आने वाला मान, द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन द डाटा सेट। किसी भी डाटा सेट में जो सबसे ज़्यादा आने वाला वैल्यू है वही कहलाता है बहुलक। और हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जानेंगे भी कि जो सबसे ज़्यादा सही माप है सेंट्रल टेंडेंसी की वो मोड ही है, ठीक है। रेंज क्या है? रेंज की बात अगर हम लोग करें, रेंज है किसी भी डाटा सेट का जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है उसका डिफरेंस, ठीक है। जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वही रेंज है, परिसर है, परास है ना। अगर हम इन तीनों की बात करें, मीन, मीडियन और मोड की, इन तीनों का वैल्यू रेंज से बाहर कभी नहीं जा सकता। मतलब इन तीनों का मान जो है वो हाईएस्ट के बराबर या उससे छोटा, लोवेस्ट के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, कभी से बाहर नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करें कक्षा में जो सबसे बड़ी उम्र का लड़का है वो 27 साल का है, तो मीन, मीडियन या मोड का वैल्यू कभी भी 28 नहीं आ सकता। सबसे जो छोटा है आयु का लड़का वो 21 साल का है, तो मीन, मीडियन या मोड का वैल्यू कभी भी 21 से छोटा नहीं हो सकता। ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमेशा रेंज में होते हैं, ठीक है। हम लोगों का उद्देश्य है आज मीन के बारे में जानना, एवरेज के बारे में जानना, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं एवरेज को निकालना, कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं। आगे बढ़े, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों के पास जो डाटा सेट होगा, जो आंकड़े होंगे वो या तो वर्गीकृत होंगे या अवर्गीकृत होंगे, ठीक है। अनग्रुप डाटा, और जो हमारे पास होगा वो होगा ग्रुप डाटा। नहीं, इसे भी मिटा देते हैं, इसकी चर्चा अब आगे होगी। वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। हम लोग जो एवरेज चैप्टर में बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों की बात हम लोग सांख्यिकी में करेंगे, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़े आप लोग जानते हैं, वर्ग अंतराल में बांट करके जो आंकड़े हमको दिए जाते हैं, जैसे कि 10 से 15 की आयु वर्ग का कौन है, 15 से 20 की आयु वर्ग का कितना कितना, ये सब उस तरीके से करते हैं। उसकी बात हम लोग सांख्यिकी में करेंगे, वहाँ मीन कैसे निकालते हैं। हम लोगों को जो इस चैप्टर में ज़रूरत है वो है अवर्गीकृत आंकड़ों की, जहाँ इंडिविजुअल वैल्यूज़ होते हैं, अलग अलग मान आपको प्राप्त होता है। नहीं, अवर्गीकृत आंकड़ों में भी दो तरह के आंकड़े आपको मिलेंगे, एक होगा विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता सहित। बारंबारता क्या है उसकी चर्चा भी अभी हम लोग करेंगे। और दूसरा होगा विदाउट फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता रहित, बारंबारता के बिना। नहीं, बारंबारता क्या है? जैसे हम बात करें कि इस कक्षा में बच्चे 21 साल के 3 बच्चे मिल गए मुझे, नहीं, तो 21 जो आंकड़ा है उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3, है ना। 25 साल के 2 बच्चे मिल गए मुझे, तो उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2। बारंबारता आप लोग समझ रहे हैं। इसकी चर्चा आगे हम लोग जब स्टैट पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे, तो और भी अच्छे से करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर के लिए इतना ही आवश्यक है जितनी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले देखें विदाउट फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आपके पास n आंकड़े दिए हुए हैं, x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ये आंकड़े आपके पास n आंकड़े हैं। तो इनका जो एवरेज होगा, जो इनका औसत होगा, जो मीन होगा, माध्य होगा, वो क्या होगा? इसको हम लोग x बार से डिनोट करेंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटे n, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जिसे हम लोग लिखते हैं
सिग्मा एक्स आई आई बराबर 1 to n, सिग्मा नोटेशन से सभी लोग परिचित होंगे, सम का नोटेशन है सिग्मा एक्स आई आई बराबर 1 to n डिवाइडेड बाय n, मतलब एक्स आई का सम आई का मान 1 से लेकर n तक रखते हुए को अगर हम लोग भाग दें n से, जो प्राप्त होगा वही x बार होगा, वही हमारा एवरेज होगा। ठीक है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बारंबारता सहित की बात करें अगर, तो हमारे पास अगर n आंकड़े हैं x1 x2, एग्जाम्पल से भी अभी इनकी बात हम लोग करेंगे, x3 डॉट 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 xn, x1 की बारंबारता f1 है, x2 की बारंबारता f2 है, x3 की बारंबारता f3 है और xn की बारंबारता fn है। तो इनका जो एवरेज होगा x बार वो क्या होगा, वो होगा x1 f1 प्लस x2 f2, ज़्यादा नीचे हो रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट 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 प्लस xn fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn। ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या यहाँ कितनी होगी, जैसे 21 साल का 3 लड़का है, 25 साल का 2 लड़का है, तो यहाँ सबको जोड़ देंगे तो आंकड़ों की संख्या हो जाएगी। 21 2 बार आया है तो योग 21 गुना 2, 25 3 बार आया होगा तो 25 गुना 3, इसको इससे गुना करके जोड़ेंगे तो सभी आंकड़ों का योग आएगा। तो ये भी लिखा हुआ है आपके पास वही, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बस लिखने का तरीका हमने बदल दिया है क्योंकि यहाँ बारंबारता आ गई है। सिग्मा एक्स आई एफ आई आई बराबर 1 to n डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई आई बराबर 1 to n। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उम्मीद है ये चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी। आगे हम लोग बात करते हैं अब एग्जाम्पल से कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एवरेज। ये तो फार्मूला हो गया आपके पास, हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। अब आते हैं हम लोग खाने वाले दांतों की तरफ। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। सबसे पहले अनग्रुप डाटा की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास इसी कक्षा के बच्चों की आयु दी हुई है 23 साल, 22 साल, 21 साल, 24 साल, 28 साल और 26 साल। 6 बच्चे हैं मान लिया जाए, इनकी आयु दी हुई है। एक बच्चा 23 साल का है, दूसरा बच्चा 22 साल का है, तीसरा बच्चा 21 साल का है, चौथा बच्चा 24 साल का है, पांचवा बच्चा 26 साल का, 28 साल का और छठा बच्चा 26 साल का। इनका अगर हम एवरेज देखें तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, जो बेसिक मेथड है, वो क्या कहेगा कि हम 6 को जोड़ दें। 23 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 6। चलिए इसको हमने जोड़ दिया है, कितना आएगा देखिए। सबसे पहले हम लोग 3 2 5 1 6 4 10 8 18 6 24 के 4 6 2 12 2 14 144 बटे 6 6 2 12 6 4 24 24 आ गया हमारे पास एवरेज। ठीक है, चलिए हम लोग एक दूसरा तरीका यहाँ जानेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। नाम पर मत जाइएगा, घबराइएगा नहीं, नाम ऐसे ही है बस। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक को हम लोग मीन मान लेते हैं। किसी एक को मीन मानने का मतलब जो इसमें सबसे छोटा वैल्यू है 21 और जो सबसे बड़ा वैल्यू है 28। 21 और 28, 21 से लेकर के 28 तक के बीच का कोई भी वैल्यू, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो, इसमें हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 21 से 28 तक का कोई भी एक वैल्यू हम लोग मान लेंगे एज्यूम्ड मीन, जिसको हम लोग बात करेंगे ए की। ठीक है, एक्स बार का वैल्यू हमारे पास आएगा। उसके बाद एक चीज हम लोग निकालेंगे डी आई, डेविएशन।
डेविएशन क्या है? तो किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे डिफरेंस, मतलब कि अगर हमारे पास एक्स बार जो है वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑब्जर्वेशन का, और जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है वो एक्स आई है, तो एक्स आई में एक्स बार को हम लोग घटा दें, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम लोग मीन को घटा दें, चाहे वो मीन माना हुआ है या एग्जैक्ट निकाला हुआ है, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका? डी आई का। ठीक है, डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी। एक्स बार का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस सिग्मा डी आई बटे एन, अनग्रुप डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ना वो फार्मूला याद रखने की आवश्यकता है। अगर इस पर काम करें तो हमारा जो एवरेज है वो देखिए क्या होगा। हम लोगों ने इन्हीं में से किसी को मान लिया, मान लेते हैं हम 24 को ही मान लेते हैं एवरेज। ठीक है, तो 23 घटा 24 माइनस 1, 23 घटा 24 माइनस 1, 22 घटा 24 माइनस 2, 21 घटा 24 माइनस 3, 24 घटा 24 0, 28 घटा 24 प्लस 4 और 26 घटा 24 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। इनको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 4 2 6, 3 2 5 1 6, 0 आ रहा है। 24 प्लस 0 जो हमारा मीन आएगा वो भी कितना आएगा? 24 आएगा। तो इसको फार्मूला से याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एवरेज अगर 24 है तो 24 ये बता रहा है कि प्रत्येक मान इंडिविजुअली 24 है, नहीं 23 भी 24 है, 22 भी 24 है, 21 भी 24 है, 24 24 है, 28 भी 24 है और 26 भी 24 है ना। चलिए, जो भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है वो यही बता रहा है। वो अगर हम बोले कि ये कक्षा 24 साल के बच्चों की, इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चा 24 साल का है, नहीं, यही बताना चाह रहा है सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर भी अगर हम बोले कि इन आंकड़ों का माध्य जो है वो 24 है, इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू 24 है ना। तो अगर हमने 23 को भी 24 बोल दिया, इसे हम ऐसे समझें, इसको फार्मूला से नहीं समझे, 23 को भी 24 बोल दिया तो हम लोग डाटा के सम में 1 बढ़ा दिए, नहीं तो 1 का बढ़ना क्या करेगा? अगर सम में 1 बढ़ेगा तो वो एवरेज को प्रभावित करेगा ना। तो हम लोग क्या करें, उस 1 को माइनस कर दिए। अगर 22 को भी हमने 24 बोला तो 2 माइनस कर दिए, 2 बढ़ा दिया था हमने तो 2 घटा दिए। 21 को भी हमने 24 बोला तो 21 को 24 बोलने का मतलब हुआ कि हमने 3 बढ़ा के लिया है, तो 3 हमने सम में क्या किया, घटा दिया। 24 को 24 बोला तो कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, इसलिए 0। 28 को अगर हमने 24 बोला तो हमने 4 घटा दिया था सम में, तो सम को बरकरार रखने के लिए 4 हमने क्या किया, जोड़ दिया। 26 को अगर हमने 24 बोला तो हमने 2 घटा दिया था, 2 हमने सम में बढ़ा दिया। ये वृद्धि या कमी टोटल योग में आएगी। एवरेज में क्या कमी या वृद्धि आएगी उसके लिए 6 से हमने इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 24 प्लस 0। और ये जो वैल्यू है ये किसी को भी आप लें, आप इसमें से किसी को भी मान लिया। हम मान लेते हैं कि 23 को हमने एवरेज मान लिया कि हमारा जो एज्यूम्ड एवरेज है वो 23 है, 23 है। अब 23 को हमने मान लिया है तो देखिए इस पर कैसे काम करेंगे। 23 को 23 मान लिया तो 0, 22 को 23 मान लिया तो 1 हमने बढ़ा दिया तो सम में 1 क्या करें, माइनस। 21 को अगर हमने 23 मान लिया तो हमने 2 बढ़ा दिया तो 2 क्या कर दें, माइनस। 24 को हमने 23 मान लिया तो 1 घटा दिया तो 1 क्या करें, जोड़ दें। 28 को अगर हमने 23 मान लिया तो 5 हमने घटा दिया है तो 5 क्या करें, जोड़ दें। 26 को अगर हमने 23 मान लिया तो 3 क्या करें, जोड़ दें। तो 5 3 8 1 9, 9 में से 3 क्या, 6 बटा 6, 23 प्लस 1 यानी 24। फिर भी हमारा 24 आ गया एवरेज। किसी को भी लेकर के हम लोग चले इस मेथड में 24 ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है आपका एवरेज निकालने का। और भी मेथड्स की चर्चा करेंगे आगे, जब प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। इसी मेथड को हम लोग देखते हैं जब फ्रीक्वेंसी वाला अनग्रुप डाटा होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसे मिटा दें, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। डाटा ये रहने देते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी में बदल देते हैं। चलिए मिटा देना। और ये जो मेथड है ये आप ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी।
चलिए इसी को हम लोग विथ फ्रिक्वेंसी वाला बना देते हैं। तो इसका फ्रिक्वेंसी कुछ मान लेते हैं 3, 22 का भी मान लेते हैं 3, 21 का मान लेते हैं 4, 24 का मान लेते हैं कुछ 2, 28 का भी 2 मान लेते हैं, 26 का 4 मान लेते हैं। चलिए ठीक है कि 3 बच्चे 23 साल के हैं, 3 बच्चे 22 साल के हैं, 4 बच्चे 21 साल के हैं, 2 बच्चे 24 साल के हैं, 2 बच्चे 28 साल के हैं और 4 बच्चे 26 साल के। ठीक, अगर हम इनका एवरेज कन्वेंशनल मेथड से देखें तो x बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 to n, आई बराबर 1 to n। चलिए ये सब बस लिखने के लिए, कुछ है नहीं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें 23 तिहाई 69, 22 तिहाई 66, 21 तिहाई 21 चौके 84, 24 दूनी 48, 28 दूनी 56 और 26 चौके 104 डिवाइडेड बाय 3 3 6 4 10 2 12 2 14 4 18। ठीक है, अब यहां हम लोग देखें ध्यान से, जोड़ देते हैं इसको 6 4 10 8 18 4 22 6 28 9 37 के साथ हाथ मेरा 3 10 5 15 4 19 8 27 6 33 6 39 3 42 बट्टा 18। भाग दे दीजिए इसको। चलिए अगर भाग नहीं देते हैं, यही रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इस मेथड से भी चलें तो हम लोग यहीं आएंगे, देख लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला में इसमें क्या परिवर्तन आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, डी आई वही रहेगा। चलिए यहाँ बात करते हैं। यहाँ भी अगर हम लोग कुछ मान लें, जो हमारा एज्यूम्ड मीन है उसको हम लोग कुछ भी मान लें, फिर से मान लीजिए 24 ही मान लेते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई करें, या फिर हम लोग ऐसे चले कि 3 लोग ऐसे थे जिनका वैल्यू 23 था। अगर हमने उन तीनों को 24 मान लिया है तो हमने एक एक की वृद्धि कर दी तीनों में, तो हमको सब में 3 गुना 1 यानी 3 क्या कर लेना चाहिए, माइनस कर लेना चाहिए। नहीं, उसी तरह से 22 को हमने 24 माना तो 2 बढ़ा दिया था, तो 2 तिहाई 6 माइनस कर लेना चाहिए हमको। चलिए 21 को हमने 24 माना था तो 3 बढ़ा दिया था, ऐसे 4 व्यक्ति थे तो 12 माइनस कर लेना चाहिए हमने। 24 था तो यहाँ 0। ठीक है, 28 को अगर हमने 24 माना तो 4 घटा दिया था, 2 व्यक्ति ऐसे थे तो 8 हमको बढ़ा लेना चाहिए सब में। और 26 को अगर हमने 24 माना तो 2 बढ़ा दिया था, तो ऐसे 4 व्यक्ति थे, 8 और बढ़ा लेना चाहिए डिवाइडेड बाय 18। चलिए ये कितना हो जाएगा देखिए जोड़ करके, 8 8 16, 12 6 18 3 21, 5 आ जाएगा, नहीं -5 बटे 18। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए 18 चौके 72 के 2 हाथ में रहा 7, 18 दूनी 36 और 7 43 घटा 5 बटे 18 427 बटे 18। फिर से वही वैल्यू आ गया। तो ये जो मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका इस्तेमाल हम लोग एवरेज निकालने में कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। आगे के क्लास में हम लोग एवरेज के प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मीडियन से मीन कैसे रिलेटेड है, कुछ खास तरह के आंकड़ों के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस पर क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसको पलक झपकते आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कैसे आंसर कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ लेंगे तो वो और भी आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। मिलते हैं कल के क्लास में इन सब चीज़ों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।